हाय एवरीवन, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब के बारे में भी पिछले वीडियो में जिक्र हुआ था। आज वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जिक्र हुआ था और भी दूसरे टाइप्स का भी जिक्र करेंगे और देखेंगे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। समझ रहे बात को? ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और आज आप सीख जाएंगे कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, कल मैं जिक्र किया था पिछले वाले वीडियो में कि वर्ब क्या होता है। वर्ब के बारे में मैं बताया था कि व्हाट इज ए वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे किसी प्रकार का कार्य होना या करना दिखाया जाता है, संबंध के बारे में बताया जाता है, किसी प्रकार की स्थिति या अवस्था के बारे में दिखाया जाता है। समझ रहे बात को? उसे वर्ब बोलते हैं। सीधा सीधा बोल सकते हैं वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड भी इसे कहा जाता है। कल वर्ब को दो पार्टों में बांटे थे हम लोग। एक मेन वर्ब हुआ था, हेल्पिंग वर्ब हुआ था। फिर हेल्पिंग वर्ब को हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था, मॉडल वर्ब बोल सकते हैं। फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देखे थे। उसके अलावा वर्ब का और क्या स्वरूप हो सकता है, रूप हो सकता है? देखिए, वर्ब को हम लोग और भागों में बांट सकते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको हिंदी में हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया बोला जाता है। प्रश्न पूछता है, प्रश्न ये नहीं पूछता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। समझ रहे बात को? एक सेंटेंस देगा और कहेगा कि ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, कौन सा वर्ब है, या निम्न सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब पहचानिए। इस तरीके से फाइंड द ट्रांजिटिव वर्ब इन द एग्जाम्पल। तो आपके सामने उदाहरण है कि राम इट्स राइस एंड यू आर राइटिंग अ स्टोरी। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। आपको अगर याद होगा तो मैं बताया था आपको कि किसी भी, जब मैं आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बता रहा था उस समय मैं जिक्र किया था, आई थिंक पहले या दूसरे लेक्चर में मैं बताया था आपको कि किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट पहचाने कैसे। किसी भी क्रिया के साथ व्हाट और हुम, क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पे अगर जवाब आता है तो वही उस क्रिया का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यदि जवाब नहीं आता है तो उस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब उसी पे सम्मिलित है, उसी पे आधारित है। समझ रहे बात को? कहा जा रहा है कि जो सकर्मक क्रिया होती है ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है ना, ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है हिंदी में। ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत शानदार है। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट फाइंड करने का वो टेक्निक है। राम इट्स राइस, राम चावल खाता है। क्या खाता है भाई? ये वर्ब है। क्या खाता है? चावल खाता है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यू आर राइटिंग अ स्टोरी, आप कहानी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भाई? कहानी लिख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका वर्ब हो गया। तो इन दोनों सेंटेंसेज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इट्स का भी वर्ब है और राइटिंग का भी वर्ब है। सॉरी, इट्स का भी ऑब्जेक्ट है और राइटिंग का भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है उसे ही हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ इट्स और राइटिंग क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। बड़ी आसान है पहचानना। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लिखा है राम इट्स, यू आर राइटिंग। आप खाते हैं, वह राम खाता है, आप लिख रहे हैं। समझ रहे? तो यहाँ पे देख रहे हैं राम खाता है। क्या खाता है भाई? यहाँ तो चावल लिख दिया, चावल खाता है। यू आर राइटिंग, लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भाई? यहाँ पे स्टोरी लिख रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू नो, इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। परीक्षा में यही पूछता है, एक सेंटेंस देता है, अब बोलता है दी हुई क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो भाया इट्स वेरी इजी, जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है उसे ही ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है और जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। समझ में आया? आगे चलिए। और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता ही दिया कि किसी भी क्रिया के साथ व्हाट और हुम लगा के जब भी प्रश्न करने का उत्तर मिलेगा, क्या खाता है, चावल खाता है। क्या लिख रहा है, कहानी लिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, क्या खाता है, कुछ नहीं यहाँ पे है। क्या लिख रहा है, कुछ नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं। लिंकिंग वर्ब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, रोहन इज अ स्टूडेंट। ये वर्ब है आपका। यू और एन ऑफिसर, आप एक ऑफिसर थे। ये वर्ब है आपका। अब यहाँ बोला जा रहा है कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताया था
सब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया था, ऑब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया था, फिर आपको कंप्लीमेंट के बारे में बताया था, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड हो रहा है तो दिया हुआ पार्ट कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट का मतलब पूरक, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो रोहन इज अ स्टूडेंट, रोहन एक विद्यार्थी है, समझ रहे बात को। यू वर एन ऑफिसर, आप एक ऑफिसर थे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार कार्य नहीं हो रहा है, और जब कार्य नहीं होगा, ये तो स्थिति बताई जा रही है ना यार, अवस्था बताई जा रही है कि विद्यार्थी है या आप ऑफिसर थे, समझ रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्या बोलते हैं कि पूरक का, कंप्लीमेंट का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये कंप्लीमेंट का काम कर रहे हैं, यह क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए इन वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। यहाँ पे इज आपका लिंकिंग वर्ब है और वर वहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। सिंपल सा, इट्स वेरी इजी। यदि किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट आता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, समझ रहे हैं। यदि किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। यदि किसी क्रिया के बाद कंप्लीमेंट आता है तो वो क्रिया लिंकिंग वर्ब कही जाती है। समझ में आया? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही परीक्षा में उदाहरण पूछता है यार, बहुत आसान होता है, आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए यहाँ पे बॉब्स के रूल्स को देख लेते हैं कि क्रिया से क्या क्या रूल हो सकता है जो परीक्षा में पूछ सकता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ बॉब, क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण नियम। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, द मैनेजर एंड ओनर ऑफ द मिल इज या आर डेड। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्रॉस में मार दिया है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। रूल नंबर जो 1 बोल रहा है ना, दूसरा देखिए इसमें उदाहरण है, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैव कम। अगर मान लीजिए दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन के पहले आर्टिकल हो, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ये दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, अब पहले नाउन के पहले आर्टिकल दिया हो तो उससे केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बोध होता है। द मैनेजर एंड ओनर, मतलब मैनेजर और ओनर एक ही व्यक्ति है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। द मैनेजर एंड ओनर ऑफ द मिल इज डेड। सेम वही है, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, एक ही व्यक्ति जो प्रेसिडेंट भी है सेक्रेटरी भी है। कैसे पता चल रहा है कि पहले नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, समझ रहे हैं। केवल एक नाउन के पहले नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो और दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों एंड से, तो केवल एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होगा। तो द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके उलट मान लीजिए कि अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तब क्या होगा, तो दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगाता है तो दो व्यक्तियों के बारे में बोध होता है। अगर यही रहता ना द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, तो इसके साथ हैव लगाते हैं हम लोग, क्योंकि वो प्लूरल हो जाता है। याद रखिएगा, जब एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों और पहले नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तो उससे एक ही व्यक्ति के बारे में बोध होता है, इसलिए उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हो और दोनों के पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो उससे एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, उनके साथ हैव अर्थात प्लूरल वर्ब का लगाते हैं। अगर ऐसे रहता ना द मैनेजर एंड द ओनर ऑफ द मिल, तब आर लगाते हैं, क्योंकि दोनों में आर्टिकल रहता है। समझ रहे बात को? नेक्स्ट रूल देखिए, कह रहा है कि सुधा एंड कुसुम आर सिस्टर्स, अमर एंड हिज ब्रदर हैव गॉन देयर। दूसरा रूल ये कह रहा है कि अगर एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हो, एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों और इनके पहले कोई आर्टिकल ना लगा हो, तो इनसे एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है, अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का नहीं। तो सुधा एंड कुसुम आर सिस्टर्स, अमर एंड हिज ब्रदर हैव गॉन टू स्कूल। तीसरा देखिए, कह रहा है कि इच गर्ल एंड इच बॉय वाज या वर इन द क्लास, इच डे एंड इच नाइट इज या आर प्रेजेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इच अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है, प्लूरल नाउन नहीं लेता है, तो यहाँ प्लूरल नाउन का यूज कर ही नहीं सकते हैं। एवरी बॉयज, एवरी हमेशा अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं, प्लूरल नहीं लेते हैं, तो इनके बाद तुरंत बाद आप प्लूरल नाउन का यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो आप इच गर्ल्स नहीं कर सकते हैं, चाहे एवरी गर्ल्स नहीं कर सकते हैं। तो एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, जब भी एंड से एवरी दो, मतलब एंड के पहले एंड के बाद भी एवरी हो या एंड के पहले एंड के बाद एवरी हो, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। समझ रहे हैं? तो इच एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय वाज इन द क्लास, ऐसे सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इच डे एंड इच नाइट इज प्रेजेंट। समझ रहे बात को? अगर एंड से पहले या बाद में एवरी दिया हो
या इच दिया हो तो ऐसे सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ आगे और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहला आपका उदाहरण है कि कोरियन राइस इज़ या आर माई फेवरेट फूड। करी एंड राइस इज़ और आर माई फेवरेट फूड। नेक्स्ट है स्टडी एंड स्लो विंस या विन द रेस। यहाँ पे माजरा है ना कि सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे, समझ रहे हैं? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे, बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं ना शब्दों के, जिनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, जैसे स्टडी एंड स्लो, कोरियन राइस, ये सब के सब एक पेयर में यूज़ किए जाते हैं हमेशा, इनको सिंगुलर माना जाता है। कुछ शब्द हैं जो मैं प्रैक्टिस में लिखवा दूंगा, करा दूंगा सारा प्रैक्टिस आपको कि कैसे कैसे शब्द होते हैं जो पेयर में आते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, आप परीक्षा में कैसे पूछ सकता है, यहाँ केवल नियम समझिए। तो जैसे करी एंड राइस है हमेशा एक साथ बोले जाते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जाता है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, आर मत लगा दीजिएगा भुला के। नेक्स्ट है स्टडी एंड स्लो विंस, ये हमेशा साथ में यूज होने वाले शब्द हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, एक पेयर में यूज होते हैं। तो स्टडी एंड स्लो विंस द रेस, रूल नंबर 4 ए बोल रहा है। 5 की तरफ चलते हैं, कह रहा है कि इधर शीला और गीता हैज या हैव डन दिस। नीदर सोहन नॉर हिज सिस्टर वाज या वर देयर, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ये आपका प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। बात यहाँ पे कह रहा है सिंगुलर वर्ब लगाएंगे प्लूरल वर्ब। दूसरी बात ये है कि आप समझ जाइए, जैसे इधर और, इधर हमेशा अपने साथ और लेता है, निदर नॉर, निदर अपने साथ हमेशा नॉर लेता है। एक और एग्जाम्पल है कि राजेंद्र और सुरेश हैज़ या हैव या हैज़ स्टोलन माई पेन, ये आपका प्लूरल वर्ब है, आपका सिंगुलर वर्ब है। जैसे इधर और हो गया, निदर नॉर हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, इन सब का प्रयोग जब हो और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो, सॉरी सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो, समझ रहे हैं? जैसे इधर शीला सिंगुलर नाउन है, मतलब जैसे ट्रीट किया जाएगा, और गीता, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, न कि प्लूरल वर्ब का। नीदर सोहन नॉर हिज सिस्टर वाज देयर, राजेंद्र और सुरेश हैज़ स्टोलन माई पेन। एक बार और सुन लीजिए, रूल नंबर 5 पे बोल रहा है, अगर इधर आर हो गया, निदर नार हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, अगर इनसे 2 सिंगुलर नाउन जोड़े जाते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। रूल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि इधर यू और इज और ही या इज आर कमिंग हियर। नीदर ही नॉर आई एम या इज गोइंग देयर। यू और आई हैज या हैव टू अटेंड दैट मीटिंग। देखिए रूल नंबर 6 से बोल रहा है कि अगर इधर आर, निदर नार, और हो गया, नॉर हो गया, अगर इनसे अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट जब सिंगुलर प्लूरल सब जब आप आपस में जोड़िएगा ना, तब जो वर्ब होता है हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। समझ में आ रहा है? जैसे इधर यू और ही, तो इसके अनुसार हम लोग वर्ब लगाएंगे, तो ही के साथ इन लगाते हैं। नीदर ही नॉर आई, तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, क्या हो जाएगा आपका? इज नहीं लगेगा। यू और आई के साथ क्या लगता है? हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते हैं। टू अटेंड दैट मीटिंग, समझ रहे हैं? अगर इधर आर, निदर नॉर, और या नॉर के साथ 2 सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जब आपस में जोड़े जाते हैं तो हमेशा वर्ब अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, समझ रहे बात को? बिल्कुल आसान है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। कई सारे कंसेप्ट से एक साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रूल नंबर 7 के अंतर्गत ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कई सारे एग्जांपल्स आपके सामने लिखा हूँ, टोटल 6 एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे। पहला एग्जांपल है कि each of the 4 boys has या have gone। एक एक समझते चलते हैं, समझ रहे बात को? चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। नीदर ऑफ द शर्ट्स इज यार चीप। एवरी बॉय वाज यावर punished. Each
ऑफ हिज सिस्टर्स इज या आर ब्यूटिफुल। मैनी अ मैन और मैन हैज़ ए हैव कम। वन ऑफ द पिक्चर्स वाज एवर वेरी ब्यूटिफुल। एक बात समझिएगा, जैसे इच ऑफ हो गया, एवरी ऑफ हो गया, इधर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, जब इनके बाद मतलब इच एवरी नीदर इधर के बाद ऑफ लगता है ना, या वन ऑफ, वन के बाद ऑफ लगता है, तो जब भी ऑफ लगेगा तो ऑफ के हमेशा बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। आइए उदाहरण में मैं दिखा देता हूँ। जैसे इच ऑफ लिखा है, इसके बाद से प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, देख रहे हैं, बॉयज आ रहा है। नीदर ऑफ लिखा है, इसके बाद से प्लूरल नाउन आ रहा है, शर्ट्स, देख रहे हैं। इच ऑफ लिखा है, इसके बाद से प्लूरल नाउन आ रहा है, सिस्टर्स आ रहा है। यहाँ पे वन ऑफ लिखा है, इसके बाद से प्लूरल नाउन आ रहा है, पिक्चर्स आ रहा है। तो इतना ध्यान रखिएगा, इच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, समझ रहे हैं, इनके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। एक कंसेप्ट ये है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि इच, इधर, एवरी, नीदर, मेनी हमेशा कहीं भी प्रयोग होना यार, हमेशा कहीं भी प्रयोग हो तो इनके साथ हर हाल में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। दूसरा कंसेप्ट ये है, बिल्कुल आसान है। अगर इनके बाद ऑफ लगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब की बात करें तो जहां भी इच, एवरी दे दिया, नीदर, इधर दे दिया, समझ रहे बात को। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऐसे अगर दे रहा है कि यहाँ पे देखिए हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इच ऑफ द 4 बॉयज, तो जो भी वर्ब यूज होगा इच के अनुसार यूज होगा, और इच सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, समझ रहे हैं। नीदर ऑफ द शर्ट्स इज या आर चीप, इसके साथ इसका प्रयोग होगा, इसको सिंगुलर माना जाता है। इच बॉय, इसके साथ बॉय, भाई सिंगुलर ही है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इच ऑफ हिज सिस्टर्स, यानी कि सिस्टर के, इसके लिए क्या बोलते हैं, इसका यूज कीजिएगा, गलत हो जाएगा, समझ रहे बात को। हमेशा इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना होगा, और ये आपका सिंगुलर होता है इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मेनी अ मैन या मैन, जब भाई ए लग गया तो ए हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, तो मेन तो हो ही नहीं सकता, प्लूरल हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं। और एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे नहीं। वन ऑफ द पिक्चर्स, तस्वीरों में से एक तस्वीर की बात कर रहा है तो एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। देख रहे हैं कितना आसान है ये सारी चीजें, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं। और परीक्षाओं में अक्सर पूछता है, पता है कहाँ से पूछता है, या तो यहाँ गलती करके पूछेगा कि यहाँ दे देगा इच ऑफ द बॉय, भाई बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा, इनके ऑफ लग गया तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन। और ऐसे दे देगा, अगर ये सही कर दिया तो यहाँ गलती कर देगा कि इच ऑफ द 4 बॉयज हैज या हैव गॉन, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, या ऐसे हैव करके दे देगा और ऐसे पार्ट कर देगा, बोलेगा कौन से पार्ट में गलती है। तो इच हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है, प्लूरल वर्ब को नहीं। नीदर हो गया, इधर एवरी हो गया, इच हो गया, मैनी हो गया, वन हो गया, वन ऑफ हो गया, समझ रहे हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए और रूल्स को आगे समझ लेते हैं और देख लेते हैं क्या बोलते हैं परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा है टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, समझ रहे हैं। अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग हो, अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग 2 सब्जेक्ट्स जोड़ने में हो, अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग हो, टुगेदर विथ, एज वेल एज हो गया, विथ हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइक हो, अगर इन शब्दों से 2 सब्जेक्ट्स जुड़ते हों, इन शब्दों से 2 सब्जेक्ट्स जुड़ते हों, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही एक सब्जेक्टिव हो गया, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, इज या आर गिल्टी। राम लाइक हिज ब्रदर डू या डज नॉट स्विम, ये आपका 2 सब्जेक्ट जुड़ रहा है, सब्जेक्ट 1 हो गया, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट 2 हो गया, ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया। बात समझिएगा, अगर एज वेल एज, लाइक, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, एडिशन टू, समझ रहे हैं। अगर इनसे 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हमेशा जो क्रिया होती है पहले सब्जेक्ट के अनुसार होती है, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार मत लिखिएगा। ये ना कि यहाँ फ्रेंड्स दिया है तो आर लिख देंगे ना, आप सब देखिएगा। अगर एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जुड़े हो तो हमेशा जो क्रिया होगी पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, तो ही के साथ इन लगाते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, राम के अनुसार, यहाँ पे राम, यहाँ पे सिंगुलर के जैसे ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा, डू नहीं, तो राम लाइक हिज ब्रदर डज नॉट स्विम, ही एज वेल हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। समझ रहे बात को। आगे चलिए, आगे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर कोई एग्जाम्पल दिया हो और उसमें जो दूरी बताई गई हो, जैसे 80 माइल्स इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस,
40 रुपीज़ वर नॉट इनफ फॉर दैट बुक। अगर निश्चित अमाउंट की बात की गई हो या नंबर की बात की गई हो जिसमें जैसे 80 बोल रहा है निश्चित है, 40 बोल रहा है निश्चित है, समझ रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ माइल्स दिया है फिर भी ये निश्चित है, इसलिए क्या बोलते हैं इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हम लोग प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। 80 40 30, समझ रहे बात को। ये जब निश्चित अमाउंट देता है ना तो वहाँ हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। देख कितना आसान है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए इस रूल को हम लोग समझ लेते हैं, देखते हैं कि होता क्या है। देखिए जैसे एग्जांपल आपके सामने है, द हिंदुस्तान टाइम्स इज या आर अ लीडिंग न्यूज़पेपर, द अरेबियन नाइट्स इज या आर अ गुड बुक। देखिए बहुत आसान है, कुछ किताबों के न्यूज़पेपर के नाम ऐसे होते हैं या जगहों के नाम ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस आता है, तो भाई नाम तो एक ही है ना। एक आ जा रहा है द हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार एक ही है ना, द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, एक ही है ना, तो इसके लास्ट में एस देख लेने से आप प्लुरल मत समझिएगा, ये एक ही किताब की बात किया जा रहा है, एक ही अखबार की बात किया जा रहा है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, प्लुरल वर्ब का प्रयोग मत कीजिएगा। आप कंफ्यूज हो गए, द अरेबियन नाइट्स, अरे एस जोड़ा है तो लग रहा है प्लुरल है, ना बाबू, ये केवल एक ही किताब का नाम है, द अरेबियन नाइट्स, समझ रहे हैं, एक ही अखबार का नाम है द हिंदुस्तान टाइम्स, समझ रहे बात को, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, समझ रहे बात को। इन सारी चीज़ों को आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज थोड़ी सी छोटी वीडियो में डाल रहा हूँ क्योंकि समय मुझे थोड़ा कम मिला। कल कोशिश करूँगा कि लंबी वीडियो एक डालूँ और उसके बाद से ज़्यादा थोड़ा पढ़ाऊँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।